तो सरस्वती माता का नंदन करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभिनंदन करता हूं। कल हमने मौलिक अधिकार देखना चालू किया था, यस या नो? बोलो बेटा। कल हमने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मौलिक अधिकार देखना चालू किया था, जिसमें मौलिक अधिकार हमने लक्ष्मीकांत के नोट्स डाल रखे हैं बेटा, वो आपको मिल गए होंगे, यस या नो? बोलो नरेश। लक्ष्मीकांत के नोट्स भी हमने डाले हुए हैं बेटा। यस सर। जो हमने पूरी लक्ष्मीकांत में निशान लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? निशान लगा रखे हैं। वो निशान आपको मिल गए होंगे। तो पहले तो प्रस्तावना पहले थोड़ा सा पढ़ाता हूं। मौलिक अधिकार क्या है मेरे बच्चों? मौलिक हमारे कुछ अधिकार हैं, कुछ दावे हैं, मनुष्य की संभावना है कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। क्या? पॉलिटी का इमेज भी डाल दियो बेटा। व्यक्तित्व की कुछ संभावनाएं हैं हर एक मनुष्य की, कि मनुष्य क्या कर सकता है? अपना विकास कर सकता है। वो विकास कब करेगा? आईएएस कब बनेगा? सिपाही कब बनेगा? कि भाई उसको कुछ मिले। तो वो जो राज्य से मांगता है, राज्य से वो कुछ मांगता है, मुझे रोटी दो, मुझे कपड़ा दो, आईएएस की जॉब निकालो। क्या बोलता है? आईएएस की जॉब निकालो, ताकि मैं अपने व्यक्तित्व का पूरा क्या कर सकूं? विकास कर सकूं। सो दैट आई कंप्लीटली विकास। पर आपको अधिकार वही मिलते हैं जो समाज के हित में हो। अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों जो समाज के हित में नहीं है, जैसे कोई कहे कि मुझे ब्रॉक लेजनर बनना है, मुझे क्या करना है? मुझे लोगों की पिटाई करनी है, मुझे ये अधिक मेरा रेसलिंग करने का मूड है, तो मैं जब भी बाहर निकलूं अपने घर से तो मुझे क्या किया जाए? मुझे हर किसी को पीटने की आजादी दी जाए। तो क्या वो आपको मिलेगी मेरे जिगर के टुकड़ों? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगी। आपको वही आपकी दावे और मांगे माने जाएंगे मेरे जिगर के टुकड़ों जो समाज के विरोध में ना हो। क्या मेरे बच्चों? तो राज्य उनको जब मान ले तब उनको अधिकार कहा जाता है। राज्य ना भी माने तो भी नैतिक अधिकार कह सकते हैं कि जो मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं एथिकल राइट। क्या बोलते हैं? एथिकल राइट, नैतिक अधिकार। मेरे जिगर के टुकड़ों, तो मैंने टाइप कल बताए थे कि अधिकार जो दावे हैं जो मिलने चाहिए वो नैतिक, पर ये कहीं लिखे नहीं होते। जब किताब में लिख दिया जाए कानूनी, और जब सीधा कहीं और नहीं संविधान में लिख दिया जाए तो अधिकार दावे मांगे कहलाते हैं। कानून राशन कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना और खाद्य सुरक्षा करना, ये क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? अधिकार है। मौलिक जो लिख दिए जाए उसको कहते हैं ये आदमी के विकास के लिए जरूरी है। हाँ, अब लक्ष्मीकांत में जो निशान लगाए होंगे उसको पढ़ लो एक बार। भारत के संविधान के 3 भाग में लिखे गए हैं, अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? वो कहां गई तुम्हारी बच्ची? अंग्रेजी। और आगे तो आईएएस की कब से करेंगे तैयारी? पता नहीं, कुछ कोई और सिस्टम से में चले गई? बाकी पढ़ते हैं या नहीं? क्या किसका ले रखा है उनको? खुद से उनको बताया कि हमारा फरवरी को में आ रहा है। अच्छा, उससे कर रहे थे ये, ठीक है। आओ, तो इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये विधानमंडल
या सरकार की तानाशाही ना हो उसके खिलाफ हमको देते हैं। ये हमको राजनीतिक अधिकार देते हैं, संविधान में ये दिए गए हैं। 31 को हटा दिया गया है, इसकी कहानी है। इसको अब 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया है मेरे जिगर के टुकड़ों? क्या बना दिया है? संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। कैसा राइट? हटा दिया गया है। यह है कानूनी अधिकार। मूल अधिकारों की विशेषता देखना, कुछ मिले हैं सिर्फ नागरिकों को, कुछ मिले हैं अन्य सभी व्यक्तियों को। उनको फोन कर ले भाई कि जूम पर ही जुड़ जाओ। वो 3 लोग थे कल, 2 वाले और एक उस पे, क्या आ रहे हो कि नहीं। लेकिन ये आपको जो भी राइट मिले हैं इन पर एब्सोल्यूट नहीं है। जब देश की एकता अखंडता का प्रश्न हो तो इस पर क्या लगाया जा सकता है? अंकुश लगाया जा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैं कहां पढ़ रहा हूं? मैं पहले पेज पर पढ़ रहा हूं कि क्या लगाया जा सकता है। हाँ, ये सरकार के भी खिलाफ है और व्यक्तियों, निजी व्यक्तियों के खिलाफ है। अधिकतर ये नकारात्मक है कि राज्य को यह नहीं करना चाहिए। नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक, नेगेटिव। सम आर नेगेटिव। कुछ क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है कि सरकार को यह किया जाने कर सकते हैं। यह न्यायोचित भी है। न्यायोचित का मतलब क्या होता है? इनका उल्लंघन, जस्टिसिएबल, इनका उल्लंघन होने पर आप क्या कर सकते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? कोर्ट जा सकते हैं। क्या बोला? ऑनलाइन है ही नहीं, तीनों को कर दिया। एक अजय करके बंदा है। यह न्यायोचित है। क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? जस्टिसिएबल, ये वर्ड याद रखना। यह न्यायोचित है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय आप सीधा जा सकते हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इनमें कटौती भी की जा सकती है, इनको कम भी किया जा सकता है, इनको बदला भी जा सकता है। और याद रखना, आर्टिकल संपत्ति का अधिकार अब हट गया है, ये भी आप याद रखना। कुछ अधिकार मैंने आपको बताया था, राइट साइड पर देखना। 17.3 में मेरे जिगर के टुकड़ों कि जो ये 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों के लिए हैं और बाकी सबके लिए, विदेशी हो या देशी, सबके लिए है। संपत्ति का अधिकार मिट गया है। पुलिस वालों पर रोक लगा जा सकती है, 33 में ये दिया है। 34 में दिया हुआ है कहीं फौजी शासन है तो उस पर हटा कर सकते हैं। हाँ, पूरा याद करना पड़ेगा वो। और अधिकतर ये कानून स्वयं परिवर्तित होते हैं, सेल्फ इन्फोर्सेबल हैं, लेकिन इनके लिए कानून भी बनाया जा सकता है। ये 12 के 12 जो विशेषताएं हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, जो 12 की 12 विशेषताएं हैं, क्या है मेरे बच्चों? विशेषताएं। ये आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, इससे सवाल बनेगा, रट लेनी है इनको। क्या होनी चाहिए? ये आपकी रटी हुई होनी चाहिए। 12 की 12। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन 20 और 21 को कभी भी, हाँ 20 और 21 आर्टिकल आपको याद रखना है मेरे जिगर के टुकड़ों कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके तहत इनको बदला भी जा सकता है, लेकिन हमेशा किससे? सदैव बहुमत से। इन्फोर्सेबल है, अधिकतर नेगेटिव है कि रोकते हैं सरकार की तानाशाही से। किससे रोकते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों?
सरकार की तानाशाही से। और अगर आपातकाल है, क्या ये इंदिरा गांधी ने, मेरे जिगर के टुकड़ों, किसने? इंदिरा गांधी ने इन पर रोक लगाई थी 22 में। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, जब बाद में ये हुआ था। अब हमने मौलिक अधिकारों में देखना क्या चालू किया था? 14 देखना चालू किया था क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? आर्टिकल 14। सचिन जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। कल की क्लास ली थी आपने? जी सर। हमारा 8 तारीख से बैच आ रहा है एनसीईआरटी। ओके सर। करना चाहेंगे तो उसको कर सकते हैं। जी 5,000 रुपए में है फीस। अभी 15,000 का कोर्स है, पर हम 5,000 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है सर। अब आओ मेरे जिगर के टुकड़ों, अनुच्छेद 14 में हमने देखा था कानून के समक्ष सब लोग क्या होंगे? समान। नकारात्मक इसमें भी 2 प्रकार हैं इसके, कि किसी को विशेषाधिकार नहीं होंगे। अजय को कर दिया? कोई भी नहीं है मतलब? कल हमने देखना चालू किया था कानून के समक्ष समानता। ये नेगेटिव है कि कानून के सामने किसी को विशेषाधिकार नहीं होंगे, सबके साथ समान व्यक्ति अधिकार किया जाएगा और कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं। राजन कुमार, आपका भी स्वागत है बेटा। यस सर। कल आए थे आप? यस सर, आए थे। आप और सचिन ही आए थे क्या, दोनों बंदे? हाँ हाँ, यस सर, आए थे दोनों साथ में। तो म्यूट कर लो, अपना म्यूट करके रखो। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? ये पॉजिटिव है कि समान परिस्थिति में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा। अब आओ, इसी में हमने आर्टिकल 14 के बाद क्या पढ़ना चालू किया था मेरे जिगर के टुकड़ों? 15। क्या हमने 15 चालू करना चालू किया था? क्या 15? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है मेरे जिगर के टुकड़ों? सार्वजनिक स्थलों पर, तालाबों पर, नहरों पर, पार्कों में कोई भेदभाव नहीं होगा। पॉन्ड्स, कैनाल, पार्क सबके लिए एक जैसे होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा, लेकिन जो पिछड़ गए हैं उनके लिए क्या बोला गया मेरे जिगर के टुकड़ों? विशेष मदद दी जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? सकारात्मक भेदभाव। और हमारे देश के संविधान ने शुरुआत, जब देश का आजाद हुआ, तो शिक्षा और नौकरी में अधिकार दिए। अन्य पिछड़ा जाति को विधायिका में भी क्या मिला मेरे जिगर के टुकड़ों? अधिकार मिला। दलितों को शिक्षा में आरक्षण। मूवी देखी? पूरी देखी? आपने देखी? दोबारा देखना एक बार। आपने कल देखी? समझी कुछ बात उससे? तो एजुकेशन, नौकरी और विधायिका,
एजुकेशन, नौकरी और विधायिका। इसमें किसको है? दलितों को है। फिर एसटीओ को, जो जनजाति लोग हैं, उनको शिक्षा में है, नौकरी में है और विधायिका में है। अब जब इन दोनों को ये अधिकार मिल गए तो बात हुई मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हुआ बात, इसको सुनाऊंगा। 17 में क्या बोला गया? अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होगी। ये कहां बोला गया मेरे जिगर के टुकड़ों? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या बोला था गया कि छुआछूत नहीं होगी, अस्पृश्यता का अंत होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगी। अब अनटचेबिलिटी होती क्या है, ये डिफाइन नहीं है मेरे जिगर के टुकड़ों। इसके लिए एक अलग से कानून बना है जिसमें यह बताया गया है कि अनटचेबिलिटी क्या होती है। समझ में आया? अनटचेबिलिटी क्या होती है। आर्टिकल 16 में मेरे जिगर के टुकड़ों क्या बोला गया कि नौकरियों में सब समानता होगी, लेकिन कोई एजुकेशनली, मेरे जिगर के टुकड़ों, कहां पर? एजुकेशनली या सोशली अगर बैकवर्ड है तो, एजुकेशनली और बैकवर्ड है तो क्या कर सकते हैं आप? उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। फिर आर्टिकल 18 में उपाधि, कल मैंने आपको बताया था उपाधि मिलनी, कि पहले पदवी दी जाती थी, अब पदवी दी नहीं जाती, उपाधियों का अंत है। अगर सिर्फ 2 ही उपाधि आदमी को अपने नाम के आगे लोग लगा सकते हैं, कितनी उपाधि? 2। कौन सी? अगर कोई सेना में है तो वो लिख सकता है क्या? आई एम कर्नल। और कोई अगर एजुकेशन में है तो वो क्या लिख सकता है? आई एम प्रोफेसर। यानी शिक्षा विद्या संबंधी लगा सकते हैं, वरना कोई लगा नहीं सकते। इवन भारत का नागरिक भी बाहर जाकर, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या भारत का नागरिक भी बाहर जाकर क्या नहीं कर सकता? उपाधि नहीं ले सकता। सिटीजन उपाधि नहीं ले सकता। लेगा, दलीप कुमार ने और ली थी कायदे आजम, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? कायदे आजम। तो भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी ले, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। अब मेरे जिगर के टुकड़ों, 1977 में मोरारजी देसाई एक सरकार थी 1977 में, उसने बोला हम ये अब जो ये सम्मान हमारे यहाँ हमेशा दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बट इट इज गुड आफ्टरनून। 12:09 हो चुके हैं, इट इज आफ्टरनून। मॉर्निंग क्या 9 मिनट पहले खत्म हो चुका। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न नहीं देना इन्होंने छोड़ दिया। तब इंदिरा गांधी 80 में दोबारा आई तो उन्होंने बोला कोई नहीं, ये दिए जाएंगे। 3 साल तक इन पर ब्रेक लग गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया मेरे जिगर के टुकड़ों। क्या गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि दिए जा सकते हैं। क्या? सम्मान दिए जा सकते। अब इसमें आपको 2-3 बातें अभी पढ़नी है। ये आपको नोट्स मिले हैं? आज ले लीजिए,
वहां से, हाँ पॉलिटी के, इनको आप, इसमें कई सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। क्या? तो पहला क्वेश्चन यही है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या आरक्षण देना सही बात है या नहीं, तो इसका आप कैसे करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। कल हमने देखा था कि समानता कितने तरह की होती है मेरे जिगर के टुकड़ों, समानता कितने तरह की होती है, कई तरह की होती है। समानता एक वैल्यू है, क्या है बेटा, वैल्यू। इसको समाज में ले जाओ तो सामाजिक समानता, कानून के सामने ले जाओ तो कानूनी समानता, राजनीति में ले जाओ तो राजनीतिक समानता, धर्म के क्षेत्र में ले जाओ तो रिलीजियस समानता, आर्थिक क्षेत्र में ले जाओ तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एजुकेशनल के लिए ले जाओ। कल हमने बोला था कि भाई हमने बोला था कि भाई अनइक्वालिटी 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? एक जो प्रकृति ने बनाई और एक जो समाज ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई। कि 1% लोगों के पास 40% है। तो हमारे यहाँ समानता है क्या? अगर आपसे कोई ये पूछे कि समानता है क्या, ये जो पिछड़ गए हैं लोग, इनको आगे पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है? आगे। महिला पिछड़ गई, एससी पिछड़ गए, एसटी पिछड़ गए, इनका शोषण हुआ, तो हम समानता लाना चाहते हैं। समानता के लिए हमने आरक्षण दिया है। देखो बेटा, 2 तरह की समानता होती है, ध्यान से सुनोगे। समानता कितने तरह की होती है? 2। उसको सुनो। आपको समझ में आ रहा है रंजन और सचिन जी? यस सर, आ रहा है समझ में। आप आए क्यों नहीं आज, क्या बात है? कमरे पे ही थोड़ा हैं? सा लेट हो गया था सर। क्या और कहीं भी डेमो ले रहे थे क्या? नहीं सर, आज रूम में पर लेट हो गया था। इसमें लेट हो गया फिर? नहीं सर, थोड़ा तबीयत खराब था, पेट दर्द हो रहा था। अच्छा, आओ, क्लास में ज्यादा समझोगे, यस सर। क्लास लेते रहो। मेरे जिगर के टुकड़ों, समानता है क्या? ध्यान से सुनो। एक समानता ये है और एक समानता क्या है? एक समानता ये है, पर एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है। तो गरीब तो खड़ा है कहां पर? यहां पर। उसकी स्थिति खराब है। अमीर खड़ा है यहां पर, रिच, अमीर। महिला खड़ी है यहां पर। इनकी समाज में अलग अलग स्थिति है और इनसे कहा जाए कि रेस लगाओ। क्या लगाओ? रेस। ध्यान से सुनना सही साहब। क्या सुनना? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। कि इनसे बोला जाए एक रेस लगेगी और रेस के नियम क्या होंगे? रेस के नियम सबके लिए एक होंगे। क्या होंगे? अमीर हो या गरीब, दौड़े, जो जीत जाए वो, जो जीता वही सिकंदर। तो क्या चांसेस है कि गरीब का बच्चा जीत पाएगा या नहीं, महिला जीत पाएगी या नहीं? क्यों? पीछे क्यों है? परिस्थितियों के कारण। अब उनको क्या अवसर की समानता है? नहीं है, दिखाई दे रही है पर है नहीं।
अवसर की समानता। कहां से समानता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कहां है? लग रहा है कि है, पर वो तो गरीब घर में पैदा हुआ, वो तो एससी है, एसटी है, पिछड़ा हुआ है। अगर एक जैसे नियम बना दोगे तो वो तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। जीत पाएगा? समझ में आ रहा है? उसके लिए अलग नियम बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो ये अमीर लोग हैं या जिनको इतिहास में फायदा हुआ है, वो कहते हैं एक जैसे नियम होने चाहिए। कैसे नियम? तो ये कहता है, क्या कहता है, जो नियम इसके लिए हूं, अमीर के लिए हूं, वही नियम गरीब के लिए भी होने चाहिए। ये अमीर कहेंगे, क्योंकि इनको एक जैसे नियम होने से क्या होता है? फायदा। गरीब कहेगा भाई मैं तो कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। ये कैसे जीत पाएगा? जीत ही नहीं पाएगा। आपको बहुत मेहनत लगेगी आईएएस निकालने में, बहुत। हाँ, आप जब मुखर्जी नगर में आते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा पीजी वाला क्या कर रहा है, उससे तो मैं तेज हूं, उससे तो मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, ज्यादा आंसर लिख रहा हूं, पर वो तो यूपीएससी का लेवल है ही नहीं। वहां तो सारे बच्चे कैसे हैं? ऐसे हैं। असली कंपटीशन मेरे प्यारे प्यारे बालों को आपका इनसे है, इनसे, राजाओं के बच्चों से। आप लगे हुए हो कि एनसीईआरटी का कोर्स करूं या ना करूं, खुद बैठ के एनसीईआरटी पढ़ लूं या ना पढ़ लूं, सेल्फ कोचिंग कर, बगैर कोचिंग के कर लूं या ना कर लूं, वो तो गेम ही नहीं है। वो गेम तो तुमको नजर आ रहा है, क्योंकि आप अपनी किस में पड़े हुए हो? कुएं के मेढक में। असली कंपटीशन तो आपका इससे। हाँ, ये वो आदमी है जिसके घर में एसी लगा हुआ है। ये वो आदमी है जिसको गाड़ी बस में लेकर जाती है, जिसका ट्यूशन ही पर महीने 4,000 का था, और जो अभी 2.5 लाख रुपए दे के कोचिंग में पढ़ रहा है। 5वीं में फर्स्ट, 10वीं में फर्स्ट, अभी एमबीए किया हुआ है, डॉक्टर बना हुआ है, इंजीनियर बना हुआ है ना? सर डराओ मत। अरे भैया, डर से ज्यादा मोटिवेशन आता है कि मेरा कंपटीशन तो इससे है जो पहले ही 15 साल क्या करके आया है? पढ़ के आया है। हाँ जी, जो पहली क्लास से लेकर बापू ने मार कर पीट कर पढ़ाया है। हाँ, परिस्थितियां उसकी अच्छी रही है। मैं अभी, मुझे एनसीईआरटी भी समझ में नहीं आ रही। अगर मैं आपको ये बात नहीं बोलता हूं तो मैं आपके साथ छल कर रहा हूं। क्या? छल। और अपने साथ भी क्या कर रहा हूं? छल कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे पास आया है उसे मुझे सही बात बतानी पड़ेगी कि भाई डिफरेंस ज्यादा है। हर साल 50 में 1-2 लोग गरीब के बच्चे रैंक लगाते हैं, सब अमीरों के हैं। उनकी शक्लें देखा करो, उनकी शक्ल से ही पता चल जाएगा लड़की और लड़के की। नहीं तो उनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लो, वो पहले से ही रहते। इस बात को जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुमको सही लगता रहेगा अपने कमरे में बैठ के, और वो सब क्या है? टाइम वेस्ट है। उसको समझो। इसको जब तक नहीं समझोगे सही दिशा में आगे बढ़ोगे ही नहीं। तुम्हारा साथी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो कोई मैटर रखता ही नहीं है। उसको क्या आता है जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है?
जो तुम्हें समझा रहा है उसको क्या आता है? कुछ नहीं। असली तो ये खिलाड़ी है। तब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये जो गरीब बच्चा है कैसे आगे बढ़ेगा? प्रक्रिया की समानता, इसको क्या बोलते हैं? प्रक्रिया की समानता। कि एक जैसी प्रोसेस एक जैसा हो। अब प्रोसेस एक जैसा हो तो गरीब तो हर बार हारता ही रहेगा, महिला तो हारता ही रहेगा। अगर सबको यहीं खड़ा कर दो, सारों को क्या करो, सारों को खड़ा कर दो, तो भैया अमीर का बच्चा तो ज्यादा भागने में तेज है, वो आगे भाग जाएगा। और वो हमेशा ये कहता है लाइन एक ही होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? प्रक्रिया की समानता, इक्वालिटी ऑफ प्रोसीजर। एक जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, एक जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ समानता कोई तरीका नहीं है। हमको सबको समान स्तर तक पहुंचाना है। हमारे यहाँ समानता क्या है? एंड है। क्या? अंतिम बिंदु तक सबको समानता मिले। उसका एक उदाहरण देता हूं। हम चाहते हैं सब मैच देखें। क्या देखें? ये बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है मेरे जिगर के टुकड़े। सबको एक एक डब्बा दे दिया, ये हो गई प्रक्रिया की समानता। लेकिन ये तो देख ही नहीं पा रहा, ठिग्गू है। तो हम चाहते हैं सब मैच देखें, तो क्या करेंगे? जिसको डब्बे की जरूरत नहीं है उसको, जिसको एक की जरूरत है, जिसको दो। हम चाहते हैं अंत की समानता हो। कैसी समानता हो बेटा? इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? कौन सी इक्वालिटी? इक्वालिटी। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? सब्सटेंटिव इक्वालिटी। कि भाई हम चाहते हैं कि जब रेस खत्म हो तो सब समानता तक पहुंचे। तो जो कमजोर है उसको बोला तू यहां से दौड़ना चालू कर, जो उससे थोड़ा मजबूत है उसको क्या बोला? थोड़ा पीछे से। जो सबसे मजबूत है उसको सबसे पीछे। जो कि जब रेस लगे तो एक साथ सब कहां पहुंचे? तो जो ये इनको आगे किया जाता है इसी को कहते हैं सामाजिक न्याय, आरक्षण, सकारात्मक विभेद। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि अंतिम में जाकर सभी समान हो जाएं। क्या हो जाएं? सभी समान हो जाए। इसको बोलते हैं तात्विक समानता। कौन सी समानता? उसको बोलते हैं प्रक्रिया की समानता। इसको बोलते हैं तात्विक, सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव इक्वालिटी। क्लियर हुई ये बात? इसी के लिए पूरी दुनिया में आरक्षण दिया जाता है। नहीं देंगे तो गरीब ही रह जाएगा, पिछड़ा हुआ पिछड़ा रह जाएगा। ये दो वर्ड लिख लेना, प्रक्रिया की समानता और तात्विक समानता। अब आ जाओ मेरे जिगर के टुकड़ों। आरक्षण से पहले दिया गया था एससी और एसटी को। किसको दिया गया था? एससी और एसटी को। खाली इन्हीं को दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? जब हमारा संविधान बन रहा था तो बोला यार एससी एसटी को तो अंबेडकर साहब ने दिलवा दिया, लेकिन और भी कई जातियां पिछड़ी हुई थी, जिसको अब अन्य पिछड़ा जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैकवर्ड क्लास। तो
एक कमीशन बना, मंडल कमीशन। उसने बोला जी और जातियां हैं कमजोर, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और 27% आरक्षण वीपी सिंह सरकार ने 1990 में दे दिया। कब दिया? 90। अब लगे हाथों नरसिम्हा राव की सरकार आई, इसने बोला मैं भी सामान्य वर्ग को आरक्षण दूंगा। सामान्य वर्ग समझते हो? जो ऊंची जातियां हैं, हाँ, लेकिन गरीब हैं, मैं भी इनको आरक्षण दूंगा। तो ध्यान से सुनो। जब मेरा देश आजाद हुआ मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हुआ? जब मेरा देश आजाद हुआ तो जब मेरा देश आजाद हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या था? एससी लोगों को और एसटी लोगों को आरक्षण दे रखा था। फिर 1990 में ओबीसी को दिया और नरसिम्हा राव ने जर्नल को, और आरक्षण पहुंच गया 60%। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा जहां ये कहा गया कि भाई लिखा गया है कि 2 ही आधार पर आरक्षण मिल सकता है। कौन से आधार? सामाजिक और शैक्षणिक। आर्थिक तो कोई आधार होता ही नहीं। एससी एसटियों की हालत क्या थी? सामाजिक से बाहर निकल रखा था, खेतों में रहो जाकर, और पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो ये ओबीसी भी को भी नहीं देना चाहिए और ईडब्ल्यूएस को भी नहीं देना चाहिए। तो एक केस हुआ जिसका नाम क्या है? इंदिरा साहनी केस। कौन सा मेरे जिगर के टुकड़ों? इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस, इस केस को आप याद रखेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों। इंदिरा साहनी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या कहा कि भाई ये ओबीसी वाला ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं आर्थिक शब्द नहीं लिखा है। ये जो ऊंची जातियां हैं, चाहे ये गरीब हों या अमीर, इनको नहीं मिलना चाहिए। और कभी भी आरक्षण 50% से ज्यादा, 50% की लिमिट है, ये 5950 क्रॉस कर रही है। बाकी सब 50% जॉबें हों या सरकारी संस्थान हो, ये किसके लिए खुले रहेंगे? सबके लिए। इट इज ओपन फॉर ऑल। अब पीटी के लिए आपको क्या याद रखना है मेरे जिगर के टुकड़ों? पूरी लक्ष्मीकांत की बुक में निशान लगाने हैं प्रॉपरली, और पढ़ना है और याद करना है। लगा लिए थे कल के? हैं? पूरे लगाने पड़ेंगे, पूरे लगा लेना। और इसको जो जहां भी की पॉइंट है उन्हीं को समझा रहा हूं, उसी को आप क्या करना? याद कर लेना। तो 50% बोला। और फिर एससी एसटी को प्रमोशन में भी आरक्षण है मेरे जिगर के टुकड़ों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एंट्री में तो समझ में आता है पिछड़े, पर प्रमोशन में भी आरक्षण? बोला नहीं। लेकिन इनको लेके राजनीति हुई, कई सारे केसेस हुए, वो समझाऊंगा आपको। पर मेरे जिगर के टुकड़ों, इतनी सी बात सुनो कि इनको प्रमोशन में भी आरक्षण है आज की डेट में। फिर हमारे यहाँ नरसिम्हा राव साहब आए। जब ये ओबीसी भी था ना, ओबीसी, तो ओबीसी को सबको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर भी विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद। तब एक कॉन्सेप्ट आया मेरे जिगर के टुकड़ों, जिसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? क्रीमी लेयर। क्या? क्रीमी लेयर जानते हो? क्या होता है क्रीमी लेयर? आप जानते हो क्या मेरे बच्चे? राजन और सचिन,
नो सर। क्रीमी लेयर नो में सर। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो जातियों की लिस्ट आपने बनाई है ओबीसी में, क्या इसमें सभी की स्थिति बुरी है? कुछ तो अमीर भी होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया क्रीमी लेयर का, कि जिन भी लोगों की आमदनी साल भर में 8 लाख से कम है, कितने से कम, वो सब किसके अंडर आएंगे मेरे जिगर के टुकड़ों? क्रीमी लेयर के नीचे आएंगे, और जो ऊपर आएंगे वो ऊपर आएंगे। तो जिनकी आमदनी या संपत्ति या खेत कुछ लेवल से नीचे हैं, जिनकी वार्षिक आय, कौन सी आय मेरे जिगर के टुकड़ों? वार्षिक आय, एनुअल एनुअल इनकम, कम है, उन्हीं को शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए सर्टिफिकेट मांगा जाता है आपसे, आय प्रमाण पत्र। ओबीसी भी बनता उसी का है जो क्या दिखाएगा? 8 कम, अगर ज्यादा है तो फिर सामान्य ट्रीट होगा। अब एससी एसटी में तो कोई इस तरह की बात नहीं है, उनकी आय कितनी भी हो उनको एससी एसटी ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन ओबीसी की में आय देखी जाती है। आगे जब बढ़े मेरे जिगर के टुकड़ों, तो क्या हुआ? नरसिम्हा राव का फेल हो गया, इसी को मोदी लेकर आ गए। बोला यार ये जाति ही सिर्फ क्या आधार होनी चाहिए? क्या केवल जाति ही आधार होना चाहिए? अरे इस दुनिया में जो लोग सामान्य वर्ग में पैदा ले लिए उनकी क्या गलती है अगर वो गरीब हैं तो? भाई गरीबी भी तो अवसर की समानता में क्या है? रुकावट है। पॉवर्टी इज ऑल्सो अ हिंड्रेंस इन दी अपॉर्चुनिटी। हाँ, इक्वलिटी ऑफ दी अपॉर्चुनिटी, ये भी क्या है? एक हिंड्रेंस है अवसर की असमानता में। है ना? इन्होंने क्या दोष किया है? तो इन्होंने अब आकर सामान्य वर्ग में जिनकी उम्र 18 साल से 8 लाख से कम है, उसके लिए क्या बना दिया है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण बना दिया। क्या बना दिया है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण बना दिया। क्लियर हो गई बात? क्या बात क्लियर हो गई? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उनके लिए बना दिया गया। डन हो गई मामला। तो आज की डेट में अब इतने परसेंट आरक्षण है, कितने परसेंट? 59। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दिया गया है नरेंद्र मोदी वाला, वो नया है, और इसमें भी ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया लगता है। इसका क्राइटेरिया, तो ये चैलेंज होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होगा। अब आरक्षण से फायदा क्या हुआ देश को, नुकसान क्या हुआ? जो ये आरक्षण का लाभ मिला है, इससे फायदा क्या हुआ? ये क्वेश्चन है पीटी का, मेंस का। आरक्षण का फायदा तो बहुत हुआ है। एससी एसटी ओबीसी की जो स्थिति है मेरे जिगर के टुकड़ों, सुधरी है। गांव में भी अब देख रहे हो, पहले सुअर चराते थे ऐसा आप बोलते हैं लोग, झाड़ू पोछा लगाते थे या छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन शिक्षा का मौका मिला, फिर नौकरी का मौका मिला, और एमपी एमएलए का मौका मिला, पंचायत का। जिसको घृणा की नजर से देखा जाता था गांव में मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या? जिसको घृणा की नजर से देखा जाता था, उसको क्या किया जाने लगा? हैं? बराबर सम्मान मिलने लगा।
बराबर सम्मान मिलने लगा। पहले जिससे लोग चारपाई पर भी नहीं बैठाते थे, दूसरे कप में चाय देते थे, नीचे बैठाते थे, हुक्का भरवाते थे, अब वो MP MLA बन गया तो शादी का पहला कार्ड किसको देना पड़ेगा। तो इससे तो बहुत सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है। जिसकी समाज में जिसका क्या हो रखा था, उसको उसी को पहला कार्ड देने जाना पड़ता है, अगर आपका वो मुखिया है तो। देख रहे हो, आरक्षण से सामाजिक भेदभाव कम हुआ है। जाना ही पड़ेगा ना भाई उसके पास अब। हाँ, प्रेसिडेंट तक बन गया। हाँ, जॉबें लिख ली, उनकी विधायिका में नौकरी आ गई, और उनके लिए इवन पंचायतों में जनजातियों के लिए अलग से पंचायत का नियम बना है, तो उनकी स्थिति अच्छी हुई। लेकिन सामान्य वर्ग की स्थिति बिगड़ गई। जिनके पास बहुत सारे खेत हुआ करते थे, मेरे जिगर के टुकड़ों, हैं, जो कहते थे हम जमींदार हैं, हम जमींदार हैं, हम जमींदार हैं, उनके तो खेती किसानी का पैसा तो हो गया कम। कृषि एग्रीकल्चर की इनकम तो कम होती है ना बच्चे, कम होती है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कम, वो हो गई कम। और मेरे जिगर के टुकड़ों, एग्रीकल्चर इनकम होती है कम, तो उनकी स्थिति डाउन हुई। और ये जो SC ST वाले थे, इनके पक्के घर बन गए, MP बन गए, MLA बन गए, तो उनके अंदर नकारात्मकता का भाव आ गया। तो यार हमारे सामने कुछ भी नहीं था 25 साल में, देखिए। तो ये कहने लगे हमें भी आरक्षण दे दो, हम भी नीचे। बड़ी बड़ी जातियां क्या मांगने लग गई, जाट, गुज्जर, अलग दोनों नियम बनाते हैं। वहां क्या पढ़ कर आई हो, किसी की हालत नहीं है ये। 99, कितने %? 99। तुम चले जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरा आज का अनुभव कोई ना 10 साल का अनुभव है, कुछ नहीं होगा 15 महीने 17 महीने में भी। ये मत सोचो कि सर फेंक रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं। 99% बच्चों की ये हालत है। उनसे अगर ये पूछ लिया जाएगा प्रक्रिया की समानता या तात्विक समानता क्या होती है, आरक्षण क्यों दिया जाता है, बस दिया जाता है। और लक्ष्मीकांत तो पढ़ाएगा ही नहीं, बोलेगा खराब बुक होती है, एक भी सवाल नहीं बनता। पूछो, पढ़ के आइए, इसी की नहीं लाइन लगा के चले जाओ। हम ये कोना कहते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए तो कहते हैं। नए को लगता है मूर्ख मूर्ख है, पुराने को जिससे मिलो, जिसका पैसा फूक गया और टाइम। अब आ जाओ, कोई बात नहीं। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, ये अपने आप को, तो आरक्षण की 2 लिस्ट है। स्टेट भी आरक्षण देता है, सेंटर भी आरक्षण देता है। क्या ये बात समझ में आई? और अब तो कोई देने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने सबने सर्टिफिकेट बना रखे हैं कि हमारी 8 लाख से कम है, सब EWS के अंडर आते हैं। कोई फायदा ही नहीं है, सब जर्नल ही है। जब सबको 6-6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो क्या फायदा है। तो खैर उस पर नहीं जाएंगे, इस पर जाएंगे मेरे जिगर के टुकड़ों कि
सब लोग आरक्षण मांगने लग गए। और अब तो यहां तक स्थिति बिगड़ गई मेरे जिगर के टुकड़ों कि लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है। सरकारी नौकरी कितनी है अब? 5% से भी कम। अब अधिकतर जॉबें कैसी हैं? कैसी हैं? प्राइवेट है। दे आर प्राइवेट। वो कैसी हैं? निजी। कैसी है मेरे जिगर के टुकड़ों? प्राइवेट। तो लोग ये कहते हैं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़ों सरकारी जॉबें हैं कितनी? 5%। तो आवाज उठती है कि प्राइवेट नौकरियों में अब आरक्षण होना चाहिए, एससी को, एसटी को, या जो उस इलाके में है। हरियाणा में हरियाणा वाले को मिले, यूपी में यूपी वाले को मिले, वहां के लोकल को मिले, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में है ही नहीं रोजगार। भाई समानता कैसे लाओगे? सरकारी जॉब ही नहीं बची। एससी को आगे बढ़ाना है। किसको आगे बढ़ाना है बेटी? एससी को आगे बढ़ाना है, एसटी को आगे बढ़ाना है। एससी को और एसटी को आपको आगे बढ़ाना है। अब जब आप एसटी और एससी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो भाई प्राइवेट तो जॉब ही नहीं बची। ओ, सरकारी तो जॉब ही कम है, कम होती जा रही है। प्राइवेट बिजनेस में जॉब है, इनमें लगाओ। पर अगर आप निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दोगे, एप्पल में, फेसबुक में, गूगल में, क्या हो जाएगा? वो तो किस में आ जाएंगे मेरे जिगर के टुकड़ों? लॉस में आ जाएंगे। लॉस में क्यों आ जाएंगे? अरे भाई, वो लोग किस पर चलते हैं? किस पर चलते हैं? योग्यता पर। उनका काम है पैसा कमाना। उनको तो बंदा हो सकता है कि बेंगलोर से भी चाहिए हो, बंबई से भी चाहिए हो, दिल्ली से भी चाहिए हो। और अगर हर एक राज्य ये कहने लगा कि हमारे राज्यों की ही नौकरी लगेगी, तो फिर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में निवेश करेगी नहीं, कि उसको तो अच्छे लेबर चाहिए। और क्या वो स्किलफुल लोग मिल जाएंगे? जैसे जितनी भी आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आईटी पर काम करती हैं, सब बेंगलोर में है। तो अब बेंगलोर हम जा ही नहीं पाएंगे तो क्या वहां कंपनियां लगेंगी? नहीं। फिर तो राजस्थान 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 वाला बंदा राजस्थान में, राजस्थान वाला बंदा राजस्थान में, यूपी वाला यूपी में। ऐसे तो देश में क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों? इसके लिए एक वर्ड बना हुआ है जिसको जुगनी जी बता सकती हैं। चलो अभी बताऊंगा बेटा मैं। इससे एक कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों। शाबाश, बहुत अच्छा मेरे जिगर के टुकड़ों। क्षेत्रीयतावाद, या कि भैया बाहर वालों को आने नहीं देंगे, यहाँ आते हैं हमारी जॉब छीन लेते। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रीजनलिज्म। रीजन, बिहार, बिहार वालों का जब बंबई में मार मार के भगाते हैं कि बाहर से आ जाते हैं ये भैया लोग। पता है आपको बिहार यूपी के अंदर किसको भगाया जाता है? किसको भगाया जाता है? बाहर को भगाया जाता है। हाँ, यूपी के अंदर यूपी और इसको भगाते हैं, महाराष्ट्र वालों को भगाते हैं। क्या बात समझ में आई? तो ये तो और बढ़ जाएगा। अभी बंबई में है, गुजरात में है, और बढ़ जाएगा। इसीलिए सही नहीं है।
इवन आरक्षण में एक और दिक्कत है मेरे जिगर पे, तो आरक्षण में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? 75 साल हो चुके हैं आरक्षण को। कितने साल हो चुके हैं? अब आपने बोल दिया आरक्षण मिलेगा सबको। मान लो ये 10 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 10। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने आरक्षण बोला किसको लिए कि एसटी को मिलेगा कितने % आरक्षण? 15। अब इसके अंदर कई जातियां होंगी। अब 2-4 जातियां ऐसी हैं जिनकी हालत ठीक है, होती है ना। हर एक कम्युनिटी में, हर एक मुसलमानों में भी कुछ जातियां होगी जिनकी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति, ऐसा है ऐसा? किनकी अच्छी है मुसलमानों में? अच्छा, जो भारत में हो? नहीं, यहाँ भारत में सबसे सही किसकी है? किनकी? सैफी की। और पठान में आते हैं उनकी ठीक होती है, और कईयों की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे ही जब दलितों में, कई कास्ट दलितों में होंगी जो पढ़ी लिखी हैं, जैसे टीना डाबी है, इसके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं। और कुछ कास्ट हैं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी ही नहीं है, स्कूल ही नहीं गई। तो जब आरक्षण का लाभ दे रहे हो तो ऊपर ऊपर के लोग ही खा जाते हैं, ये दिक्कत आती है। कुछ ही जातियां सारी की सारी जॉब ले जाती है। जैसे एक जाति है मीना, कहाँ की जाति है? राजस्थान की है। वो कौन सी कैटेगरी में आती है? एससी में आती है। एसटी में आती है मीना? एसटी में आती है, शेड्यूल ट्राइब में। अब आईएएस में आप देखोगे वो लोग बहुत रैंक निकालते हैं, कई मीना हर साल रैंक निकालते हैं। क्यों? आरक्षण का लाभ है और वो कास्ट एसटीओ में ज्यादा आर्थिक भी अच्छी है, और आर्थिक होने की वजह से एजुकेशनली स्थिति भी। ऐसे ओबीसी में आरक्षण है। ओबीसी आरक्षण में देखो, एक परिवार है जिसके माँ बाप कमाते हैं 1 लाख रुपए, उसको भी आरक्षण मिलेगा, 8 लाख तक है ना। एक है जिसका परिवार कमाता है 2, एक का परिवार 5, एक का परिवार 6, और एक का परिवार 7.5, एक का 7.25। जब जॉब में निकलेगी तो सबको रिजर्वेशन है, 1 लाख वाले को भी, और इसके लड़के के जॉब पाने की ज्यादा संभावना है। असलियत में आरक्षण मिलना किसको चाहिए था, लेकिन लाभ कौन उठा रहा है? अब खेला है ना। इसीलिए आरक्षण का लाभ भी सबको एक जैसा नहीं मिल पा रहा। और एचसीओ में तो बहुत हालत खराब है, क्योंकि वहां तो कोई क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर करोड़पति भी है एससी और एसटी, तो भी वो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। हैं? हाँ, शाबाश जुगनू, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? पक्का? आपको इनको भी क्या मिलना चाहिए? क्रीमी लेयर का सिस्टम होना चाहिए। टीना डाबी एग्जाम में पीटी फेल कर जाती। कौन? टीना डाबी। इसकी फोटो मुझे बहुत पसंद है, माफ करना टीना जी, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक केस स्टडी बता रहा हूं। आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आप देश की सेवा कर रही हैं, आप देश की शान हैं, आन है। पर एक जो प्रॉब्लम है इंडिया में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, आप पे कोई पर्सनल कोई कमेंट नहीं है, है ना।
इसका केस खूब वायरल हुआ था। टीमा डाबी के जो फादर और मदर हैं वो मेरे जिगर के टुकड़ों, ये दोनों आईएएस ऑफिसर हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है या इकोनॉमिक सर्विस है ये तो मुझे मालूम नहीं, दोनों ही जॉब में थे, वो भी हाईएस्ट जॉब में, ये ए क्लास। तो अगर कोई और होता तो उसको ये लाभ नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि ये एससी में आती हैं तो इनको ये लाभ मिला। और इनकी ये पीटी फेल कर जाती उस साल, क्या? क्योंकि जितने नंबर चाहिए होते हैं उससे इनका बस एक ज्यादा था, वो भी एससी कैटेगरी के लिए। अगर जर्नल में होती तो पीटी फेल करती, तो क्योंकि एससी में थी और टॉपर बन गई। मेंस में तो फिर लिखने में अच्छी थी, लेडी श्री राम से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, हल्के में ले रहे हो क्या? कहाँ से? लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली, दिल्ली से पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, उसकी स्टूडेंट रही है। किसकी स्टूडेंट रही है? हाँ, पॉलिटिकल साइंस की, और 12वीं के बाद कोचिंग लगा दी थी। कितने के बाद? 12वीं के बाद 3-4 कोचिंग में पढ़ी है। और अभी इंटरव्यू में देखोगे तो आधे टॉपर क्या कहते हैं, ये नहीं, इन्होंने नहीं कहा, लेकिन कुछ टॉपर गुमराह करने के लिए क्या कहते हैं, सेल्फ स्टडी कर लो। अच्छा, सेल्फ स्टडी तो तब करोगे ना जब स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी कब आती है? जब कुछ पता हो। हाँ, जब समझ ही नहीं है, क्या किताब पढ़ रहे हो, तुमको समझ ही नहीं आनी। किताब समझने के लिए भी एक समझ की जरूरत है। जब हम पढ़ा देंगे आपको लक्ष्मीकांत, फिर पढ़ के देखना, जब हम आपको, जब हिस्ट्री को हम आपको पढ़ा देंगे तब पढ़ना। बट विदाउट स्टडी, विदाउट सेल्फ स्टडी को मैं कहता हूं नो स्टडी। मैं क्या कहता हूं? सेल्फ स्टडी इज नो स्टडी। टेक गाइडेंस, एक बार गाइडेंस पूरी ले लो, उसके बाद सेल्फ स्टडी, या उसके बाद जाके उसको रगड़ो, पढ़ो, उस पर रिसर्च करो, कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है पढ़ो, आंसर लिखो, लेकिन पहले किसी का गाइडेंस लो। गाइडेंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किताबें तो सबको पता है क्या पढ़नी है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, ओबीसी में तो मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट ले आया है, क्या? सबके लिए कमीशन बनाया गया है मेरे जिगर के टुकड़ों, एचसीओ के लिए भी, एसटीओ के लिए भी, ओबीसीओ के लिए। कमीशन का मतलब क्या होता है? यह इनका ध्यान रखता है कि भारत में इनका कैसी हालत है, कैसे कानून है, कैसी नीतियां आ रही हैं, इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है, व्हाट इज देयर एजुकेशन, और वो सब पॉलिसी इनके लिए क्या है। क्या ये बात समझ में आई? वह सब आ रहा है, वो सब आ रहा है। अब आओ मेरे जिगर के टुकड़ों, तो एक उपाय सुझाया गया इसके कि सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए। सब कैटेगराइजेशन का क्या मतलब होता है? अगर 10 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 10, और 10 जातियां हैं, तो एक जाति को कितनी सीट आई? एक जाति को कितनी सीट आई? एक कास्ट को एक सीट आई। उसके बाद उसी कास्ट का अगला बंदा आ गया तो उसको क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा? नहीं। ओबीसी में ये हो रहा है, हुआ नहीं है अभी, कि भाई जितनी सीटें हैं उसी के हिसाब से उप विभाजन भी होना चाहिए। जैसे केक में सबको हिस्सा मिलना चाहिए, ये कोई ना, हाँ हाँ, उसी को बोलते हैं उप विभाजन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। सब डिवीजन कि भाई हम हर एक जाति का में से जाति निकालेंगे, उसके हिसाब से सीट क्या करेंगे?
डिवाइड करेंगे। ये किस में हो रहा है? ओबीसी में और ईडब्ल्यू ओबीएस में हो रहा है अभी, और जगह नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आया? अब आओ, एक कॉन्सेप्ट है, फिर 19 की तरफ चलेंगे। विधि का शासन। क्या विधि का शासन का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ पढ़ा है आपने? रूल ऑफ लॉ जो किताब में लिखा है उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? विधि का शासन। जानती हो, इतना तो अब सीख गई होगी, हैं? सीख जाएगी, हैं? एक्टिव नहीं है, एक्टिव से ऊपर है। एक्टिवनेस की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मुझे करना है। बाकी यहाँ होशियार पोशियार होने की जरूरत नहीं है। होशियार बच्चे यहाँ लगातार फेल होते हैं। क्यों? हाँ, दृढ़ निश्चय नहीं होते। कभी क्लास में आना, कभी क्लास में नहीं आना, जाके प्रॉपर पढ़ना नहीं, घूमने फिरने लग जाना। और जो ये कहते हैं कि नहीं यार मेरे को कुछ आता हो या ना आता हो, मुझे सुनना है। क्या करना है? मुझे किताब पढ़ना है, उसको सब आ जाता है। यहाँ कोई होशियारी का गेम नहीं है यूपीएससी, यहाँ होशियार की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कंसिस्टेंसी की जरूरत है। कंसिस्टेंसी मतलब कौन धैर्य से 2-4 साल लगा रह सकता है। नहीं तो सारे डॉक्टरों को आईएएस होना चाहिए था भाई, इतना बड़े एग्जाम निकाल के जाते हैं ईट। सारे आईआईटीएन को आईएएस होना चाहिए था। सारे पीएचडी करने वाले जो सिर्फ दिन रात क्या करते हैं, पढ़ाई, उनको आईएएस होना चाहिए था। लेकिन आपको पता चलेगा 12वीं में जिसके 40% नंबर है वो आईएएस है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण है? डिटर्मिनेशन, कि मैं लगा रहूंगा, मुझे कुछ। मैं भी अपने बच्चों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, लगे रहो। साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब आ जाएगा, कहां बच के जाएगा। रिजल्ट सिर्फ उसी का नहीं होता। सुन लो एक बात, इस जीवन में सफल वो ही नहीं होता जो कंसिस्टेंट नहीं है। जो कंसिस्टेंट है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। सुन लेना आज मेरी बात, जो कंसिस्टेंट है वो कुछ ना कुछ, और उसके हाथ अगर आईएएस ना आए तो उससे कुछ बड़ा आता है। अब मेरे हाथ में आईएएस नहीं आया, मेरी तनख्वाह आईएएस से कई गुना ज्यादा है। मेरे कई दोस्त हैं जो आईएएस निकाल गए, पीसीएस निकाल गए, तो मुझसे पूछते हैं कि पढ़ाने बढ़ाने का है क्या? तो क्यों करप्शन नहीं कर पाते बेचारे? क्या ईमानदार लोग हैं। तो मेरे हाथ भी आ गया, देख लो, सिर्फ किसी वजह से, कंसिस्टेंसी। मैं एक दिन में 3 क्लास करता था। सुबह आता था यहाँ 8 बजे, 8 से 10 एक क्लास करता था, फिर 10 से 12 कहीं और क्लास करता था, 12 के बाद भाग के दूसरी क्लास में जाता था, और फिर थोड़ी देर लंच करता था 15 मिनट, फिर तीसरी क्लास करता था। और मैं लिखने में इतना तेज था कि मास्टर जो लिखवा रहा है वो तो लिख ही लेता था, और जो उदाहरण दे रहा है वो भी लिख लेता था। मतलब यहाँ तो लिखवाने वाला गेम है ना, और किसी क्लास में जाओगे तो वहां कौन सा गेम चल रहा है? तो मैं वो तो लिख ही लेता था जो वो लिखवा रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो उदाहरण दे रहा है मैं उसको भी लिख लेता था। इतना कंसिस्टेंस। फिर समझ में आया ये तो लिखवाने का गेम सबसे बुरा है। तो मैं बिल्कुल नहीं लिखवाता, कोई भी क्लास लो मेरी, मैं सीधा ही क्या करता हूँ, कोई लिखवाएगा तो इसी में से लिखवाता रहेगा, और क्या करेगा। तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मैंने भी यही क्लासें ली है। ऑलरेडी मैं कई टीचरों के साथ पढ़ा चुका हूं जो जिनसे मैं पढ़ा हूं। कईयों को पता है, कईयों को पता ही
नहीं है, क्योंकि 500 की भीड़ रहती है, कहाँ पता चलता है। रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। अब ये क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये तो आप समझ चुके हैं। रूल बाय लॉ क्या होता है, जंगल राज, जो राजा का कानून चलता था उसको क्या कहते थे, रूल बाय लॉ। मनमर्जी, रोज रूल बदले जा रहे हैं, तब एक कॉन्सेप्ट आया रूल ऑफ लॉ, जिसको क्या कहते हैं, कानून का शासन या किसका शासन, विधि का शासन। किसी देश में कानून का शासन चल रहा है या नहीं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। आर्टिकल 14 लक्ष्मीकांत में जाके देखोगे, कानून के शासन में तो लिखा होगा, देखो जाके, विधि के समक्ष समानता। हमारे जो सीजेआई थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी मेरे जिगर के टुकड़ों। क्या दिया था स्टेटमेंट, रूल ऑफ लॉ के बारे में। उनका नाम क्या है, अब तो बदल गए, अब तो चंद्रचूड़ साहब हैं। कौन से साहब हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है वो यूपीएससी के सवाल हैं, याद रखना। क्या है वो, एन.वी. रमन्ना, क्या नाम है। इन्होंने क्या दिया मेरे जिगर के टुकड़ों, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि कानून के सामने सब लोग बराबर होने चाहिए। कानून के सामने सब लोग बराबर होने चाहिए, बदलते ही रहते। अभी दिए थी इन्होंने कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले। कितने महीने पहले, यहाँ तो 1 साल तक स्टेटमेंटें क्या रहती हैं। ये क्वेश्चन है, भारत में कानून का शासन क्या है और क्या यह भारत में सभी को मिल रहा है। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन क्या है। कानून का शासन क्या है। तो एक फिलोसफर हुआ है डाइसी, क्या नाम है उसका, उसने क्या कहा है कि कानून का शासन आप कब कह सकते हैं कि एक देश में कानून से दुनिया चल रही है, कब कह सकते हैं, कब कब कह सकते हैं कि देश में कानून चल रहा है। उसने 3 इसके आधार बनाए हैं, जहां मनमानी ना हो, जहां क्या ना हो, कोई सरकार अपनी मनमानी ना करे, जहां पे सभी लोग कानून के सामने क्या हो, समान, जहां पर कोई राजा रानी की तरह बिहेव, यही करने लग गई सरकार, क्या सरकार है लेकिन वो किस तरह बिहेव कर रही है, राजा रानी। रंजन जी, सचिन जी, आपने पहली वीडियो देख ली है क्या क्लास की, फर्स्ट वीडियो। जी सर, देख लिए हैं। जो हमने बोला था कि ये वीडियो देख लेना बेटा। हाँ हाँ, देख लिए हैं। रंजन जी, आपने भी देख ली है क्या, राजन जी, रंजन जी, इसने भी देखा है क्या, पूछो इनसे। हाँ, देख तो रहा था सर, शायद देख लिया होगा वो भी। अच्छा ठीक है, एक साथ नहीं हो क्या आप, रूम में अलग अलग हो। हाँ, वो अभी थोड़ा अलग गया है, कहाँ गया हुआ, नीचे वाला फ्लोर पे गया। अच्छा वो वहां बैठ के देख रहा है। ठीक है, तो जहां क्या हो मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर वहां पर सरकार दोबारा से अपनी मनमर्जी से काम कर रही है,
तो क्या है, समझ में आया? जहां लोगों को मौलिक अधिकार मिले वो रूल ऑफ लॉ है ना। जहां पे संविधान के आधार पर काम चलता हो वो रूल ऑफ लॉ। समझ में आया? पर असलियत में क्या भारत में कानून का शासन चल रहा है? सिद्धांत में तो नजर आता है पर असलियत में नहीं। क्यों? गरीब आदमी तो सुप्रीम कोर्ट गया ही, तो जिला कोर्ट में फीस भरने के लिए नहीं उसके पास। वकील लोग हैं वो किसको जिता देते हैं? अमीर को। जब लोगों को कोरोना में लोग महामारी में बगैर टीके के मर जाते हैं तो उनको मौलिक अधिकार मिल रहे हैं? जीने का कहाँ मिल रहा है? तो व्यवहार में तो अच्छी अच्छी बातें नजर आती हैं। जब लोगों को पकड़ पकड़ कर सरकार जो भी मोदी के खिलाफ बोल दे, योगी के खिलाफ बोलते, पंजाब सरकार के खिलाफ जरा सा कुछ कह दे तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला देते हैं। तो क्या ये रूल ऑफ लॉ है? द आंसर इज नो, नहीं। यही बोला है किसने? रमन्ना साहब ने, कि गरीब अमीर सबको क्या मिले? समानता मिले। इवन जो कानून बन रहे हैं वो कानून बनते टाइम भी जनता से राय ली जानी चाहिए, उनके हित में होने चाहिए। सरकार देशद्रोह का मुकदमा चला बना दे रही है, बताओ। कोई सरकार के खिलाफ धरना करता है तो उस पर क्या डाल देती है? कोई अडानी के खिलाफ कुछ कह दे तो उसके खिलाफ क्या डाल देती है? देशद्रोह, मानहानि। जहां पर न्यायपालिका क्या हो? स्ट्रांग हो। ये सब किसकी निशानी है मेरे जिगर के टुकड़ों? रूल ऑफ लॉ। किसकी निशानी है? रूल ऑफ लॉ की निशानी। आओ मेरे जिगर के टुकड़ों, रूल ऑफ लॉ आप समझिए। पर क्या कानून के सामने सब लोग बराबर होते हैं? नहीं। हमारे यहाँ कुछ लोगों को कानून से बहुत छूटें मिली हुई हैं, अपवाद भी हैं। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर कोई भी काम करेंगे तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ। दूसरा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के खिलाफ कोई दंड की कार्यवाही नहीं हो सकती। हाँ, ये अपवाद है। तीसरा, अगर गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति और राज्यपाल को, कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, और चलाया भी जा रहा है तो 2 महीने की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सिर्फ 2 को ही है, राज्यपाल और राष्ट्रपति। यानी इनके लिए एक जैसे कानून नहीं है, अलग है इनके लिए, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक हैं और वो राज्य का प्रथम नागरिक है। दूसरा, संसद के अंदर अगर कोई कुछ बोलता है, वहां कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है किसी के भी खिलाफ, तो मानहानि का मुकदमा नहीं होगा, वो न्यायालय में नहीं जाएगा। चाहे नीतीश कुमार संसद के अंदर बोले अपने राज्य विधान में, या यहाँ MP MLA कुछ भी बोलने की छूट है। क्यों? क्योंकि जब तक उनको आप छूट नहीं देंगे मेरे जिगर के टुकड़ों, तो वो देश के कानून का निर्माण, देश को चलाने का काम सही से कर पाएंगे नहीं। तो हमने उनको विशेष अधिकार दे रखे हैं 105 में और 194 में। किसमें मेरे जिगर के टुकड़ों? 105, 94। इसमें क्या दे रखे हैं? विशेषाधिकार दे रखे। वी हैव गिवन देम दी स्पेशल राइट। इवन संसद की जो कार्रवाई है वो छापने से, अगर आप मन घड़त छाप रहे हैं तो रोक लगा सकते हैं।
361 ए में दे रखा है। इसके अलावा अगर कोई विदेशी इंडियन फॉरेन सर्विस वाला यहाँ कोई आ जाता है, कोई विदेश का मंत्री या राजदूत या पीएम या राष्ट्रपति, और वो कोई गलत काम कर दे तो उसको यहाँ फांसी देंगे? नहीं, वापस भेज देते हैं। उनकी क्या करते हैं हम? इज्जत करते हैं कि यार देश से संबंधी खराब हो जाएंगे। ज्यादातर क्या करते हैं, अगर वहां का कोई शासक यहाँ आ जाए या ऐसा आदमी जो भारत से संबंध बनाने आया है, राजनयिक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? राजनयिक। डिप्लोमैट या मंत्री आ जाए या ऐसा कुछ कैपेसिटी में आ जाए तो उसको है। तीसरा, कोई यूएन का बंदा आ जाए तो उसके ऊपर भी वैसे कानून नहीं लगते जैसे हम पर लगते हैं। जरूरी है ना, कारण है इनकी। क्या ये बात समझ में आई? ये पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे। अब आ जाओ, इतना पढ़ाते हैं क्या बेटी वहां? मौलिक अधिकार कितना पढ़ाया था वहां? पूरा? और जितना मैं बोलता हूं उतना बोलते नहीं? लिखवाते हैं। ये बात उनको पता है? बहुत दिक्कत है। क्या है? बहुत। फिर फाड़ के फेंकोगे इनको? जाओ सुन लो ये भी। स्वतंत्रता से आपका क्या मतलब है? आर्टिकल 19 पढ़ना है बेटा में? क्या पढ़ना है? 19, 20, 21, 22। क्या मतलब है इनका? ये आर्टिकल बात करता है मेरे जिगर के टुकड़ों, किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? स्वतंत्रता का मतलब क्या है? बताओ भाई जुगनी जी, जुगनी जी बताएंगे। आजादी। क्या स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है जुगनी जी? हर चीज की तो आजादी नहीं हो सकती। हर चीज की आजादी तो मुझे भी नहीं है इस क्लास में। क्या मुझे हर चीज करने की आजादी है? कुछ कर सकता हूं और कुछ नहीं। एक आदमी ने हेलीकॉप्टर में टॉयलेट कर दिया था, सुना होगा आपने केस, एयरलाइन में टॉयलेट, वो भी नशे की हालत में। बीमार होता कर देता तो चल जाता, चल जाता। कोई वृद्ध व्यक्ति होता है या क्या होता है, बीमार होता चल जाता, बल्कि उसको एयरलाइंस वाले उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाते, उसका ख्याल करते पूरा, है ना, है ना, कि भाई ये इस पे साथ कुछ हो गया है, इस पे देर करनी। लेकिन एक आदमी नशे की हालत में धुत है, भाई चढ़ना ही नहीं चाहिए। और तुमने तो एंजॉय कर रखा है, दूसरों को तो, दूसरों की नैतिकता का हनन आप निकाल के उसको उठा के फेंक दिया फ्लाइट से बाहर। फेंकते ही उचित किया, ये कोई नहीं तुम कुछ भी करोगे। आओ, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है मेरे जिगर के टुकड़ों? स्वतंत्रता का मतलब होता है मेरे जिगर के टुकड़ों,
स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव। क्या? बंधनों का absence of external restrictions। जब राजा रानी का टाइम था तो स्वतंत्रता थी ही नहीं। क्या भाई सचिन जी, जब राजा और रानी का टाइम था मेरे जिगर के टुकड़ों, इकट्ठा करना होगा, तुम्हें छोटा पास करना होगा, सिंपल। तो छठा के बच्चा को यूपीएससी तो निकलवा नहीं रहा ना भाई, छठा के बच्चा को छठा के बच्चे का लगी। आओ, तो ना घूमने फिरने की आजादी थी, ना अपनी मनमर्जी से काम करने की आजादी थी, ना अपनी मनमर्जी से काम करने की आजादी थी, कोई आजादी नहीं थी। तो लोगों ने बोला कि भाई जब देश आजाद हो रहा है तो आने वाली सरकारें लोगों पर कोई बंधन ना लगाए, उनको जो वो करना चाहते हैं, जो वो कर सकते हैं, उन्हें वो, और जिससे किसी और की आजादी का हनन ना होता हो उसे वो करने की आजादी होनी चाहिए। कोई भी उन्हें रोकेगा नहीं। बंधनों का अभाव, कोई उन पर बंधन नहीं लगाए। नो 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 नो। पक्षी उड़ना चाहता है, उड़ने दिया जाए, वो अपना भला खुद कर लेगा, उसको उड़ने दिया जाए। और इस आजादी को कौन सी आजादी कहते हैं? नकारात्मक। कौन सी आजादी कहते हैं? नकारात्मक, नेगेटिव। कौन सी आजादी कहते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? नेगेटिव। दूसरी भी आजादी होती है कि आदमी को अवसर की समानता देने के लिए मदद करनी चाहिए। कि आदमी एक बीज होता है, वो अपने आप बीज उग सकता है, उग तो सकता है, क्षमता तो उसी के अंदर है, लेकिन उसको भारी मदद भी, उसको भारी मदद भी चाहिए। उसको क्या चाहिए? बाहरी मदद भी चाहिए। जैसे एक बीज है, जब गरीबी अमीरी बढ़ने लगी तो ये बाद में आया था कॉन्सेप्ट, इसको समझाऊंगा, पहले इसी पर रहो। कि एक आदमी अपनी मनमर्जी से शादी करना चाहता है तो समाज को रोकना चाहिए? बोलो। समाज को रोकना, समाज को रोकना नहीं चाहिए। तो अब ये तो बहुत बड़ा विचार है। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने ये बोला कि चलो स्वतंत्रता तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या किया जाए? जो जो इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है उसको आप उठा के लिख दो। क्या कर दो? जो जो इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है उसको आप उठाकर फंडामेंटल राइट्स में लिख दो। तो जो जो मेन बहुत जरूरी स्वतंत्रताएं थी उसके लिए 4 आर्टिकल लिखे गए। क्या लिखे गए मेरे जिगर के टुकड़ों? 4 आर्टिकल लिखे गए। पहला आर्टिकल 19, 20, 21, 22, जो जो बहुत जरूरी स्वतंत्रता है। 19 में देखो क्या क्या लिखा गया। कि बोलने की आजादी होगी, वाक व अभिव्यक्ति, कि भाई बोल सके आदमी, अगर वो बोलना चाहता है तो वो बोले, बोलने की आजादी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक व अभिव्यक्ति।
व्यक्ति की स्वतंत्रता। भाई पहले बोलने पर सर कलम कर दिया जाता था, विरोध नहीं कर सकते थे। अब बोलना, आप एक संगठन बनाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, मिलना चाहते हो, पार्क में बैठना चाहते हो, क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्या सम्मेलन करना चाहते हो, जैसे अभी हम मिल रहे हैं, असेंबली तो है ये, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। तो अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से और हथियार ना लेकर मिलना चाहें तो मिलने की क्या है आजादी, क्या दिक्कत है? ये तो मौलिक अधिकार है। तब मिलेंगे नहीं तब तक काम कैसे चलेगा? मिलना जुलना तो जरूरी है। फिर क्या बोला? फिर बोला तीसरा कि अगर कोई आप संगठन बनाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो? संगठन, पार्टी बनाना चाह रहे हो, कंपनी बनाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो? कुछ भी बनाना चाह रहे हो, आपका ये मौलिक अधिकार है। इवन सहकारी समिति, ये पढ़ोगे, ये बाद में जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। समिति पर सहकारी समिति बाद में जोड़ा गया, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी आपका क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? मौलिक अधिकार। भारत में किसी भी हिस्से में आप रहना चाहते हो, आपको घूमने का भी अधिकार है। यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, खूब घूमो, कोई पूछेगा ही नहीं क्यों बैठा है भाई इस बस में, यहाँ का तो नहीं लग रहा। अब मेरा मौलिक अधिकार। और मेरे जिगर के टुकड़ों, कहीं पर भी आप घर बनाकर और कोई भी पेशा, ये आपको मौलिक अधिकार दे दिया। इसको कोई भी अन्य व्यक्ति ना, कोई अन्य व्यक्ति छीन नहीं सकता। ये आपकी क्या है? विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। संविधान ने ये आपको क्या दिए? अधिकार दिए। 20 में क्या लिखा है इन्होंने मेरे जिगर के टुकड़ों? 20 में लिखा, इसके ऊपर 5-6 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 20 में है गिरफ्तारी। क्या? 20 में क्या है? स्वतंत्रता। अगर आपको गिरफ्तार भी किया जा रहा है तो आपको कुछ स्वतंत्रताएं मिलेंगी। आपको एक केस के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। आज जो कानून है उसी के अनुसार सजा होगी, और आपको अपने ही खिलाफ क्या नहीं होगी? मजबूर नहीं किया जाएगा। तो देखो, यहां से कल पढ़ेंगे, पहले होमवर्क ले लो आप। होमवर्क क्या है? मैंने जो ये नोट्स हैं, नोट्स ले लेंगे सारे बच्चे। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं आपको। कौन कौन से? आरक्षण के सारे क्वेश्चन आप याद कर कर आएंगे। आर्थिक आधार पर भी और निजता वाले पे भी। ये 3 आरक्षण के क्वेश्चन आप करके आएंगे, और ये यहां तक पूरा करके आएंगे। कानून का शासन भी क्या होता है, ये भी आप करके आएंगे। अगर मान लो ये सवाल आ जाए, ध्यान से सुनना मेरे जिगर के टुकड़ों, सब मैं समझा दूंगा आपको। और जिसने पिक्चर ना देखी हो, पिक्चर देख लेगा।
ये कानून का शासन किसको कहते हैं? एक समानता का अधिकार के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो जब समानता के अधिकार के क्वेश्चन आए तो आपको चारों लिखने हैं। क्या ये बात याद रखेंगे? समानता में 14 के बारे में भी लिखना है, 15 के बारे में भी लिखना है और 16, 17, 18 थोड़ा थोड़ा लिखना है। वो क्वेश्चन भी होगा यहाँ कहीं, ये रहा। लिख लोगे इस क्वेश्चन को? भारतीय संविधान में समानता एक अवधारणा है, इसका आप विवरण लिख देंगे। 14 के बारे में थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा 15 के बारे में, 18 नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे कि रूल बाय लॉ में और रूल ऑफ लॉ में क्या अंतर होता है, जंगल के कानून में और क्या अंतर होता है, ये भी आपने देखा है ना। अब 18 फरवरी से हमारा कौन सा कोर्स होगा? एनसीईआरटी का कोर्स शुरू होगा, उसको भी आप लोग कर लेंगे। ये तीनों क्वेश्चन आप याद कर कर आएंगे और ये वाला पीटी का सवाल जरा कॉपी में लिख के दिखाएंगे। जरा ABCD लिखो, एक बार पढ़ाया है आप सबको। लिखो कॉपी में, बोलना नहीं मुंह से। अभी रुको, सबने लिख लिया? बोलो सही सा। डी, आप बोलो। डी, आप बोलो। अनुच्छेद 15 ये आपको कहीं पर जाना लिखा है? कहाँ लिखा है? अनुच्छेद तो ठीक से पढ़ने ही पड़ेंगे। देखो 15 में क्या लिखा है। किताब तो पढ़नी पड़ेगी। सर्टिफिकेट में ये एकदम, इससे क्या पता चलता है? आपके वहां MCQ कराते हैं क्लास के अंदर या बाद में? हर बार, हर क्लास एक क्लास लेते हैं। ये तो अच्छी बात है। तो अब कल मुलाकात होगी बच्चों।